Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. शिखा बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगी। कहीं शिवम न आ जाए इसलिए वो डायरेक्ट नीचे चली गई। शिखा ने सब तरफ देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो दबते पांव बाहर निकल गई। शाम हो चुका था, आसमान में अंधेरा छाने लगा था। बाहर हर तरफ बॉडीगार्ड थे। वो मेन गेट के पास आई तो देखा वहां भी 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्हें देखे वो खुद से बोली, अबे यार, अब इन सबको कैसे हटाऊं मैं? बाय गॉड, चोरों वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और मुझे पता भी नहीं है कि वो है कहाँ। तभी उसे थोड़ी दूरी पर शिवशेखर दिखे। उन्होंने उसे आंखों से कुछ इशारा किया जिसे समझ शिखा ने ओके में अपना थम्सअप दिखाया। वो एक बॉडीगार्ड के पास जाकर बोली, एक्सक्यूज मी। उसने अपने जुबान पर इतना शहद घोलकर कहा कि उसके साथ साथ दूसरी तरफ खड़ा बॉडीगार्ड भी शिखा को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। शिखा अपने बाल नजाकत से पीछे करते हुए बोली, आप प्लीज मेरा लॉकेट ढूंढ दोगे, यही कहीं गिर गया है। उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि दोनों बॉडीगार्ड को याद ही नहीं रहा कि शिखा तो यहाँ कार में बैठकर गुजरी थी, तो उसका लॉकेट वहाँ कैसे गिर सकता है भला। वही शिवशेखर उसे बिना किसी भाव के देख रहे थे। ये लड़की आपकी सोच से भी नेक्स्ट लेवल की है। आवाज सुन शिवशेखर ने अपने बगल में खड़े उस परछाई को देखा जो उस दिन कोर्ट के बाहर शिवम से मिला था, पर अभी उसकी उम्र लगभग 52/53 के आसपास लग रही थी। दिखने में वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। शिवशेखर उसे एक नज़र देख फिर सामने शिखा को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुन वो परछाई अपना मुंह खोले उसे देखते हुए बोला, बॉस आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखो मैं आपके लिए कितना लॉयल हूँ, मरने के बाद भी आपके लिए काम कर रहा हूँ, और एक आप हो अब भी मुझसे पहले की तरह ही खड़ूस होकर बात कर रहे हो। पक्का छोटे बॉस में ये गुण आपसे ही गया है, वो भी आप जैसे खड़ूस। शिवशेखर ने उसे घूर कर देखा तो वो अपनी बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब, मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि छोटे बॉस ने बहुरानी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे सुपुत्र से कहा था, पर मैंने उस पेपर से बहुरानी भूतों को देख सकती है ऐसी अफवाह है, ये बात मिटा दी थी। उसने खत पर प्राउड करते हुए कहा। शिवशेखर बोले, तुम जिंदा में ही ठीक थे, मरने के बाद बहुत बोलने लगे हो। लगता है मेरा डर तुम्हारे अंदर से खत्म होने लगा है। उन्होंने जैसे ही ये बात बोली वो परछाई यानी राजेश जल्दी से बोला, नहीं नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस। जाओ यहाँ से, शिवशेखर ने कहा तो राजेश पलक झपकते ही वहां से फुर हो गया। दोनों बॉडीगार्ड शिखा को देखते हुए बोले, ओके मैम, हम ढूंढते हैं। दोनों इधर उधर लॉकेट ढूंढने लगे। जब शिखा ने देखा कि दोनों बॉडीगार्ड का ध्यान उस पर नहीं है तो वो जल्दी से गेट के आसपास के एरिया को अपनी आंखों से स्कैन करने लगी। गेट के दोनों पिलर के पास एक अशोक का पेड़ लगा था। शिखा बिना देरी किए एक पेड़ की जड़ को देखने लगी। जड़ के पास एक गमला रखा था जिसमें छोटे छोटे सॉफ्ट प्लांट लगे थे। उसने जल्दी से गमले को हटाकर उसके नीचे की मिट्टी अपने हाथ से हटाया। वहां जमीन के नीचे लाल कपड़े की एक छोटी सी गठरी दबी थी जिसे शिखा ने निकाल कर गेट के दूसरे तरफ फेंक दिया। उसने वहां की मिट्टी को ठीक कर वापस गलम को अपनी जगह पर रख दिया। वो फटाफट दूसरी तरफ गई, वहां पर भी दबी लाल गठरी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया और वापस गमले को अपनी जगह रख वाटरफॉल में हाथ धोने लगी। तभी एक बॉडीगार्ड आकर बोला, मैडम हमने हर तरफ ढूंढा पर हमें कहीं भी आपका लॉकेट नहीं मिला। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भैया, मुझे मेरा लॉकेट मिल चुका है। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अब आपको जाना चाहिए वरना आपके खड़ूस बॉस देख लेंगे तो पता ही है वो क्या करेंगे। उसने उसे डराते हुए कहा ताकि बॉडीगार्ड उससे और कुछ न पूछे। उसकी बात सुन वो बॉडीगार्ड जल्दी से गेट के पास अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। वो उसे इस तरह देख हंसते हुए पीछे पलटी तो उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई। उसके ठीक पीछे शिवम की मां खड़ी थी जो शिखा को गौर से देख रही थी। उन्होंने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवम उसे ढूंढते हुए बाहर चला आया था। उसने अपनी माँ पर ध्यान नहीं दिया था, पर जैसे ही उसकी नज़र अपनी माँ पर गई उसके भाव एकदम से बदल गए। वो बिना किसी भाव के शिखा का हाथ पकड़ कर बोला, चलो अंदर, मुझे बात करनी है तुमसे। वो उसे वहां से अंदर ले जाने लगा। शिखा ने पीछे मुड़कर एक बार उसकी माँ को देखा जिसने अपना सिर नीचे झुका लिया था। उसने फिर वहां देखा जहां शिवशेखर थोड़ी देर पहले खड़े थे, पर अब वो वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों के अंदर जाते ही वहां का मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी जिसमें धूल ही धूल था। शिवम की मां ने आसमान में आए चांद को देखकर कहा, और कब तक? मुझे मेरे बेटे से दूर रहना पड़ेगा। कब उसकी जुबान से मैं फिर से मां सुनूंगी? उनके आंखों में आंसुओं ने जगह बना ली जिस वजह से उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ने लगा। उन्होंने नम आंखों से सामने देखा तो उन्हें गेट से शिवशेखर आते हुए देखे, जिसे देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। शिव, उन्होंने कहा, पर तभी उनकी आंखों में धूल चला गया जिसके कारण उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई।
उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर फिर से खोली तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो फीकी मुस्कुराहट लिए बोली, अब तो खुली आंखों से आप दिखने लगे हो शिव। इसी के साथ उनके आंखों से एक कतरा आंसू गिर पड़ा। वो अपने आंसू साफ करते हुए अंदर चली गई। अनके जाते ही वहां शिवशेखर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था पर उनकी काली आंखें लाल हो चुकी थी जो नम थी। 15 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ, अब भी चेहरे पर तुम्हारी वही नूर है मेरी वसु, पर आंखों में ये आंसू जिसकी वजह मैं हूँ, अब उस वजह को मिटाने का समय आ चुका है। जिन्होंने मुझे मेरे अपनों से दूर किया है अब उन्हें उनके किए की सजा मैं खुद दूंगा। उनकी आवाज में गुस्सा आ चुका था जो किसी की बर्बादी लाने वाला था। रूम में आते ही शिवम ने शिखा का हाथ छोड़ दिया और जाकर सोफे पर बैठ फिर से अपना काम करने लगा। शिखा को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा पर उसने उससे अभी कुछ नहीं कहा और जाकर बेड पर बैठकर अपना मोबाइल यूज करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों का खाना उनके रूम आया। शिखा जल्दी से वॉशरूम से हाथ धोकर आई। वो शिवम के बगल में बैठकर बोली, चलो भी काम बाद में कर लेना, अभी खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अपनी बात बोल शिखा एक प्लेट में खाना निकालने लगी। उसकी बात सुन शिवम के चेहरे पर न दिखने वाली स्माइल आ गई। वो अपनी खुशी उससे छिपाते हुए बोला, तुम्हें पता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसका मतलब तुम मुझे नोटिस कर रही थी। उसने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और शिखा के हाथ से प्लेट लेने को हाथ आगे बढ़ाया की। शिखा अपना प्लेट पीछे करते हुए बोली, तुम मेरा खाना क्यों ले रहे हो, अपना परोस लो ना। शिवम उसे प्यार से देखते हुए बोला, तुमने ये खाना मेरे लिए ही परोसा है ना, अभी तुमने ही तो कहा मुझे खाना खाने को। चलो छोड़ो भी दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चल बे साले, दिन में सपने देख रहा है क्या तू? मैंने सिर्फ खाने को बोला था, मेरा ही खाना खा लो, ऐसा तो नहीं बोला। सुबह से जाकर अब नसीब हो रहा है खाना और उसे भी मुझसे छीनने आ गए तुम बेवकूफ इंसान। शिखा ने मुंह बनाकर अपनी बात कही और सोफे पर ही आलती पालती करके बैठ गई। उसने शिवम को पूरी तरह इग्नोर किया और अपना खाना खाने लगी। शिवम बेचारा अपना मुंह खोले उसे देखता रह गया। उसके हाथ अब भी हवा में ही रह गए थे। उसके कानों में शिखा की पहली लाइन गूंज रही थी, चल बे साले, दिन में सपने देख रहा है तू। शिखा खाते हुए बोली, अपना मुंह बंद करो, वैसे तो मक्खी भी तुमसे डर कर भाग जाएगी, तुम्हारे मुंह में घुसने से अच्छा है वो बाहर ही कहीं आत्महत्या कर ले। शिवम जल्दी से अपना मुंह बंद कर अपने हाथ को नीचे कर बोला, वो तुम ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हो मुझसे? हॉस्पिटल में कम से कम थोड़ी ही सही पर इज्जत से ही बोला करती थी, तो अब क्या हो गया है तुम्हें? शिखा उसे घूरते हुए बोली, हॉस्पिटल में तुम मेरे पेशेंट थे और अब तुम्हारा पति हूँ, शिवम ने झट से कहा। शिखा उसे अपने खतरनाक नजरों से देखते हुए बोली, पति हो तुम मेरे? ऐसा पति कौन होता है जिसे अपनी पत्नी का ख्याल ही नहीं है? एक बार खाना खिलाकर दिन भर के लिए छोड़ दिया है उसे। एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि भूख लगी है कि नहीं, तुम्हें कुछ खाना है क्या तुम्हें? शिखा छोटे बच्चे की तरह उससे शिकायत करते हुए बोली। शिवम को अभी वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि उसने उसे अपना पति कहा, पर उसकी खुशियों पर ब्रेक लगाते हुए शिखा बोली, वैसे तुम सिर्फ 6 महीने के लिए मेरे पति हो, वो भी सिर्फ कहने के लिए, सच में खुद को मेरा पति वती मत समझने लगना तुम। शिवम का मुंह बन गया उसकी बात सुनकर, पर फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, हाँ मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारा पति बनने का, बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पागल है। हाँ बेचारी पागल है इसलिए तो वो सब तुम्हारे पीछे है, शिखा ने खाते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। शिवम के पास अब शब्द नहीं थे उससे बहस करने के लिए। वो हार कर चुपचाप अपना खाना प्लेट में लेकर खाने लगा। थोड़ी देर में वो फिर से बोला, वैसे तुम्हें मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करनी होगी, किसी को हमारी सच्चाई मालूम नहीं चलनी चाहिए। ओके, पर सिर्फ लोगों के सामने अब तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं इतनी कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए, शिखा ने कहा। शिवम ने उससे कुछ नहीं कहा, वो होले से मुस्कुराया और अपना डिनर करने लगा। शिखा प्लेट टेबल पर रख हाथ धोने वॉशरूम गई, तभी उसके मोबाइल रिंग करने लगी। शिवम ने टाइम देखा तो रात के 9 बजने को थे। वो खुद से बोला, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है इसे, मैं भी तो देखूं कौन है वो। सोफे से उठकर धीमे कदमों से बैग के पास जाने लगा, पर उससे पहले कि वो फ्लैश हो रहे नाम को देख पाता उसके कानों में डोर अनलॉक होने की आवाज गई। आवाज सुन उसके कदम वही अपने जगह पर जम गए। उसने सिर घुमाकर देखा कि शिखा वॉशरूम से बाहर आ रही है। जैसे ही उसकी नज़र शिखा पर पड़ी उसके दिमाग में शिखा का वायलेंस रूप आया। शिखा ने डोर क्लोज कर पीछे पलटी तो देखा शिवम सोफे पर आराम से बैठा उसे देख अपनी बत्ती सी चमका रहा है। शिखा ने उसे इग्नोर किया और अपने मोबाइल को देखने लगी। मोबाइल देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कॉल रिसीव करते हुए बालकनी में चली गई। उसके जाते ही शिवम सोफे पर पसर कर अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगा। पकड़ा जाता तो पता नहीं ये गुंडी क्या ही करती मेरे साथ। अचानक उसके दिमाग में आया कि अबे शिखा मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करते हुए बालकनी में चली गई है।
वो बालकनी के डोर पर लगे पर्दे को घूरते हुए बोला, ऐसा कौन है जिसे देखकर ये इंसानी राक्षसनी मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। अबे यार, मेरी लैंग्वेज को क्या हो रहा है। नहीं, मैं ऐसे वर्ड नहीं बोल सकता। उसने हमें सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली, पर दूसरे ही पल वो बोला, पर ये मेरे सामने बात करती तो क्या मैं इसकी बात सुन लेता। ऐसी कौन सी पर्सनल बात करनी होती है इसे। कहीं ये सुबह वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद तो नहीं, कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। उसने अनुमान लगाते हुए कहा। पता लगाना होगा, रोहन को बोलता हूँ, जल्द से जल्द इस बारे में सारी डिटेल्स निकाल कर दे मुझे। वो झट से उठकर वॉशरूम में चला गया। एक छोटे से घर के बाहर शिवशेखर खड़े थे। उस घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी वहां राजेश आया और बोला, बॉस, घर में सिर्फ वो और उसकी एक सुंदर गर्लफ्रेंड के अलावा और कोई नहीं है। शिवशेखर चांद को देखते हुए बोले, हर इंसान को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलती है, पर हर बार भगवान के ऊपर छोड़ने पर वो भी हमें छोड़ दिया करते हैं। वो भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद किया करते हैं। राजेश को उनकी बातें समझ आ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा आ चुका था, पर शिवशेखर का चेहरा बिल्कुल शांत था। उनके दिमाग की बात कोई नहीं जान सकता था। थोड़ी देर बाद उस घर से एक औरत निकली, उसके साथ ही एक आदमी भी निकला जिसकी उम्र 40-45 के आसपास लग रही थी। दोनों एक दूसरे से गले मिले। फिर वो औरत उस आदमी को बाय बोल अपनी कार में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद वो आदमी वापस घर के अंदर चला गया। शिवशेखर और राजेश दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। वो दोनों घर के अंदर उस आदमी के पास गए तो राजेश उस आदमी को शराब पीते देख बोला, पी ले, जब तक जिंदा है तभी तक पी सकता है, मरने के बाद कहाँ पीने को नसीब होता है। उसने बुझे मन से कहा। शिवशेखर ने किचन में रखा गैस सिलेंडर को देखा तो उसमें से एलपीजी गैस धीरे धीरे लीक होने लगा। राजेश का पूरा ध्यान शराब के बोतल पर था। वो अपनी ललचाई नजरों से उसे देख रहा था। नशे में होने की वजह से उस आदमी को गैस की स्मेल नहीं आ रही थी। जब उस आदमी ने अपनी सिगरेट जलाने के लिए अपनी लाइटर जलाई तो उसकी लाइटर जल नहीं रही थी। वो गुस्से से लाइटर को नीचे फेंक कर बोला, साली जल क्यों नहीं रही, अब माचिस से ही जलानी पड़ेगी। कहाँ रख दिया था मैंने। वो किचन में जाकर माचिस ढूंढने लगा। उसे स्लेव पर ही माचिस का डिब्बा दिखा। उसने अपने होठों में दबाई सिगरेट को जलाने के लिए। जैसे ही माचिस जलाई वैसे ही उसका घर ब्लास्ट हो गया। उस आदमी के चितरे उड़ चुके थे। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर शिवशेखर ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। शिखा कॉल कटकर रूम में आई तो देखा शिवम किसी से कॉल पर बात कर रहा है। शिवम ने उसे देख जल्दी से कॉल कट कर दिया। वो सोफे पर बैठकर बोला, फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद का कॉल था क्या। शिखा सोफे पर लेटकर बोली, हाँ, क्यों, तुम्हें बात करनी थी क्या। शिवम सोफे से उठ उसके पास आते हुए बोला, नहीं, मैं क्यों बात करूं तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद से। तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद है, तुम ही करो। उसने मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद पर जोर देकर कहा। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जाकर सोफे पर सो जाओ, मैं यहाँ अकेली सोऊंगी। शिखा ने कहा तो शिवम झट से बोला, क्यों क्यों तुम अकेले सोऊंगी, किंग साइज बेड है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ सोफे पर सोने, में तो यही सोऊंगा। वो जाकर बेड के दूसरे तरफ ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह कवर करके सो गया। शिखा ने उसे घूरकर देखा और लेट गई। उसने ब्लैंकेट को जोर से खींचा तो शिवम के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट हट गया। शिवम उसके ऐसा करने से उठकर बैठ गया। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो फिर से लेटकर ब्लैंकेट को जोर से अपने तरफ खींचा तो इस बार शिखा के ऊपर से ब्लैंकेट पूरा हट गया। शिखा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास दूसरा ब्लैंकेट नहीं है क्या, जाकर अपने लिए दूसरा ले आओ। शिवम अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़कर बोला, नहीं, मेरे पास दूसरा नहीं है और ये मेरा फेवरेट है, मैं इसे ही ओढ़कर सोता हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम बिना ब्लैंकेट के ही सो जाओ। शिखा का अब दिमाग गर्म होने लगा था। वो गुस्से में उबलते हुए बोली, दो, मैंने कहा, वरना पछताओगे। शिवम ब्लैंकेट के अंदर से ही बोला, ये धमकियां किसी और को देना, मैं नहीं डरता तुमसे। तुम अपनी नीली आंखों से शिवम भत्रा को डरा नहीं सकती हो, समझी। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की उसके अगले ही पल एक धम्मम की आवाज के साथ वो नीचे फर्श पर गिर पड़ा। शिखा ने उसे अपने दोनों हाथों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। मुझसे बहस मत किया करो, समझे तुम, शिखा ने गुस्से से कहा और उसकी तरफ पीट करके लेट गई। शिवम को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसे अपने बेक पर दर्द होने लगा था। उसने ब्लैंकेट को नीचे फेंका और गुस्से से बेड पर बैठकर उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शिवम भत्रा को धक्का देने की। शिखा अचानक से उठकर उसके करीब आकर बोली, हिम्मत कैसे हुई, ऐसे हुई। उसके फिर से उसे धक्का दे दिया जिससे वो एक बार फिर से नीचे गिर पड़ा। शिखा अब उसे नीचे गिरा देख हंसने लगी। शिवम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने उससे कुछ नहीं कहा और जाकर बेड पर एक बार फिर से लेट गया। उसके कुछ न बोलने पर शिखा को लगा कि कहीं उसके धक्का देने से उसे जोर से लग तो नहीं गई है। वो शिवम के कंधे पर टैप करते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ कहा नहीं तुमने, चोट लग गई क्या तुम्हें।
शिवम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही उसकी तरफ पीठ किए लेटा रहा। शिखा ने कभी किसी को मनाया नहीं था, इसलिए उसे ये सब कुछ मालूम नहीं था। वो भी ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। शिवम ने जब ब्लैंकेट के साथ दूसरी तरफ करवट बदली तो शिखा के ऊपर से ब्लैंकेट थोड़ा हट गया। उसे लगा जैसे शिवम ने ये जानबूझकर किया है, इसलिए उसने जोर से ब्लैंकेट खींचा। देखते ही देखते एक बार फिर से दोनों के बीच ब्लैंकेट फाइट स्टार्ट हो गई। ऐसे ही खींचातानी में जब शिवम ने जोर से ब्लैंकेट खींचा तो शिखा खुद को संभाल नहीं पाए और एकदम से उसके करीब आ गई। शिवम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी नजरें उसके लाल होठों पर ठहर गई। कब उसका एक हाथ अपने आप उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ गए उसे मालूम ही नहीं हुआ। शिवम के हाथ बस उसके लिप्स को छूने को ही थे कि उससे पहले शिखा ने उसे जोर से धक्का दिया और अपनी खतरनाक आंखों से घूरकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। शिवम उसके धकेलने से थोड़ा पीछे हो गया। उसे होश आया कि वो अभी अभी क्या करने जा रहा था। उसने दूसरी तरफ पीट कर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह शिखा नहा रही बाहर आई, तभी शिवम भी जिम से आया। शिखा ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर चेंज करने चली गई। शिवम भी वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आया तो देखा शिखा बेड पर बैठी उसे ही घूर रही थी। उसने जीन्स टॉप पहन रखा था। बालों का पोनीटेल किए बिना किसी मेकअप के वो हमेशा की तरह सिंपल थी। शिवम अपने बाल टॉवल से सुखाते हुए बोला, तुम यही पहनकर नीचे जाओगी क्या? शिखा उसे टॉट मारते हुए बोली, हाँ और नहीं तो क्या, किसी ने कहा था कि बस एक दिन उसके दिए हुए कपड़े पहन लूं, फिर मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। शिवम उसकी बात सुन बोला, मुझे ताना देने की जरूरत नहीं है और बड़ी माँ ने जो कपड़े भेजवाए हैं उसे पहन लो, चाहो तो इसे पहनने के लिए और पैसे ले सकती हो। उसकी बात सुन शिखा के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वो खड़े होकर बोली, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? अमीर हो तो क्या पैसों से कुछ भी करवा लोगे? शिवम उसके बढ़ते गुस्से को देख आराम से बोला, देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। पर वर कुछ नहीं, तुम्हें पहले ही सारी बातें बतानी थी ना। साड़ी में मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ, शिखा साफ साफ मना करते हुए बोली। शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उसे कैसे कन्वेंस करे। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। शिवम ने एक नज़र शिखा को देखा, फिर जाकर डोर ओपन किया। डोर पर मीरा अपनी प्यारी सी स्माइल लिए खड़ी थी। वो एक्साइटेड होकर बोली, भाई क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे अपने हाथों से भाभी को तैयार करना है। मैं अपने साथ सारा सामान भी लाई हूँ, उसने अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से बैग को दिखाते हुए कहा। शिवम उसकी बात सुन खुश हो गया। आखिर उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मिल गया था। उसने एक नज़र डोर के उस पार खड़ी शिखा को देखा, जो उसे ही देख उसे मना करने के इशारे कर रही थी। उसने उसे देख एक डेविल स्माइल दी और मीरा से नॉर्मल होकर बोला, हाँ मीरा अंदर आ जाओ, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। तुम्हारी भाभी को साड़ी पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो तुम उसे अच्छे से रेडी कर देना, ओके? मीरा अंदर आकर शिखा को देखते हुए बोली, टेंशन मत लो भाई, मैं भाभी को बहुत अच्छे से रेडी करूंगी। शिखा ने उसे देख उसे एक स्माइल पास की और शिवम को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, मीरा तुम इसे रेडी करो, मैं स्टडी रूम में हूँ, ओके? वो शिखा को देख उसे चिढ़ाते हुए स्टडी रूम में चला गया। शिखा का मन उसका सिर फोड़ने को कर रहा था, पर अफसोस वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। मीरा शिखा के पास आकर बोली, भाभी आप तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो, आपको मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं है। शिखा ने उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। मीरा उसे रेडी करने लगी। करीब आधे घंटे के बाद शिवम डोर के पास खड़ा होकर बोला, तुम रेडी हुई कि नहीं? कितना टाइम लगा रही हो रेडी होने में? शिखा ने देखा तो पाया शिवम दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। वो बोली, हो गई हूँ मैं रेडी, ये सिंदूर की डिब्बी नहीं खुल रही है तो मैं क्या करूँ? शिवम ने जब पलट कर देखा तो उसे देखता रह गया। शिखा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें छोटे मोती लगे हुए थे। उसने भर भर हाथ चूड़ी, गले में मंगलसूत्र पहन रखा था। शिखा उसे आवाज देते हुए बोली, अब इसे खोल भी दो, एक तो ये साड़ी है कि पत्थर, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी भारी साड़ी कौन पहनता था। उसकी आवाज सुन शिवम अपनी नजरें उस पर से हटाकर उसके पास जाते हुए बोला, लाओ मैं खोल दूं। उसने उसके हाथों से डिब्बी ली और खोलकर उसे दे दिया। शिवम मीरा को वहां न देखकर बोला, मीरा चली गई क्या? शिखा सिंदूर लगाते हुए बोली, हाँ उसकी फ्रेंड का कॉल आया था इसलिए वो चली गई। शिखा जब सिंदूर लगाकर पीछे मुड़ी तो उसे देख शिवम उसके पास जाकर उसके नाक पर लगे सिंदूर को साफ करते बोला, अच्छी लग रही हो। शिखा उसकी बात सुन मन ही मन मुस्कुराई, पर उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। वो बोली, मैं तो पैदा ही अच्छी हुई थी, हमेशा से ही मैं बहुत खूबसूरत रही हूँ, इसलिए तो मेरे इतने दीवाने थे। अपनी बात बोल वो रूम से बाहर निकल आई। वही शिवम अपनी आंखें छोटी कर बोला, पता नहीं मैं क्यों इसकी तारीफ कर इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये इंसानी रिक्शेनी भला कभी किसी से इम्प्रेस हो सकती है क्या है?
वो भी अपना सिर हिलाते हुए रूम से बाहर निकल आया तो देखा शिखा अपनी भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए धीरे धीरे चली जा रही है। पर सीढ़ियां आते ही उसके कदम वहीं रुक गए थे। शिवम उसे देख धीरे से मुस्कुराया, फिर नीचे देखने लगा। जब उसने नीचे किसी को नहीं देखा तो जल्दी से शिखा के पास जाकर उसे अपने गोद में उठा लिया। शिखा उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो? यहाँ से धकेलकर जान से मारने का इरादा है क्या? उसकी बात सुन शिवम का मुंह बन गया। कहा वो सुबह से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और कहा हर बार शिखा उसे अच्छे से सुना देती। शिवम ने उससे कुछ नहीं कहा। वो उसे लेकर नीचे आया और उसे सही से खड़ा कर सोफे की तरफ जाने लगा। तभी उसकी बड़ी माँ आकर शिखा से बोली, बड़ी बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए आज का नाश्ता तुम बनाओगी। शिवम ने जैसे ही उनकी बात सुनी उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए। शिवम पीछे मुड़कर अपनी बड़ी माँ को एक नज़र देख फिर शिखा को देखने लगा जो बिना किसी भाव के उसे ही घूर रही थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। बड़ी माँ किचन की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो किचन है, जाओ और 1 घंटे में जो भी तुम बना सकती हो 15 लोगों के लिए बना लाओ। उनकी बात सुन पीछे खड़ी मीरा बोली, माँ भाभी अकेले 15 लोगों का खाना कैसे बना पाएगी, मैं इनकी हेल्प कर दूँ। बड़ी माँ बोली, नहीं, ये हमारा रिवाज है, पहली रसोई में बहू अकेली खाना बनाती हैं। तुम चलो मेरे साथ, हमें और भी तैयारियां करनी है। आज दोपहर को बहू की मुंह दिखाई है, बहुत सी औरतें हमारी बहू को देखने आने वाली है, इसलिए तुम खाना बनाकर रेडी हो जाना। अपनी बात बोल बड़ी माँ शिखा को देखने लगी। शिखा उन्हें खुद को देखता पाकर बोली, जी। वो शिवम को घूरकर किचन में चली गई। उसके जाने के बाद बड़ी माँ शिवम से बोली, बेटा तुम आज घर पर ही रुक जाओ, कल से ऑफिस चले जाना। शिवम उनकी बात मानते हुए बोला, जी बड़ी माँ, जैसा आप बोले। बड़ी माँ मीरा के साथ अपने रूम में चली गई। उनके जाते ही शिवम जल्दी से किचन में भागा। वहां जाकर उसने देखा कि शिखा अपना हाथ बांधे दरवाजे की तरफ ही देख रही है। शिवम उसके ऐसे देखने से अपनी थूक निगलते हुए बोला, तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी कुछ करता हूँ। मुझे पता है तुम खाना नहीं बना सकती हो, तुम्हें कुकिंग नहीं आती है, तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है। शिखा उसकी बात सुन उसके हाथ में कोबी पकड़ा कर बोली, अच्छा है कि तुम्हें पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर लगता है तुम खाना जरूर बना सकते हो, तो चलो जल्दी से खाना बना लो। शिवम कोबी वापस उसे देते हुए जल्दी से बोला, नहीं मुझे भी नहीं आता है खाना बनाने पर गया तेल लेने, मेरे दिमाग का दही मत करो तुम। और शिखा बोल ही रही थी कि शिवम उसके मुंह को बंद कर उसे चुप कराते हुए बोला, शाह चुप हो जाओ, इतना जोर से क्यों बोल रही हो, कोई सुन लेगा तो। तभी दोनों के कानों में किसी की खांसने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे पूछ रहे हो, तुमने खांसा क्या? एक बार फिर से जब दोनों के कानों में खांसने की आवाज गई तब दोनों ने सिर घुमाकर उस तरफ देखा तो पाया एक 50 साल की मेड अपना सिर झुकाए खड़ी थी। शिवम उन्हें देख जल्दी से शिखा से दूर हो गया। वो मेड पानी लेकर वापस चली गई। उसके जाते ही शिवम बोला, देखो तुम घबराओ मत। मैं क्यों घबराओगी, तुम्हारे घर वाले डायनासोर थोड़े हैं कि मुझे उनसे डर लगेगा, वैसे तुम क्यों घबरा रहे हो, जाओ और जाकर सबको बता दो कि तुम्हारी 6 महीने की बीवी को सिर्फ हड्डियां तोड़ने और जोड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता है। शिवम उसकी बात सुनकर बोला, मैं मेरे घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, अगर किसी को हमारी शादी का सच पता चल गया तो सब मुझसे नाराज होने के साथ परेशान भी हो जाएंगे। शिखा ने शिवम के पीछे देखा फिर बोली, अच्छा ठीक है अब तुम जाओ, मैं करती हूँ, कुछ तो कुछ बना ही लूंगी मैं। शिवम नाइफ उठाकर उसे स्टाइल से घुमाते हुए बोला, मैं करता हूँ न हेल्प। उसके हाथों से अचानक नाइफ छूटकर शिखा के पैरों के पास गिर गया। शिखा जल्दी से उछलकर पीछे हो गई, वरना आज उसकी पहली रसोई में उसके पैरों की ही बलि चढ़ जाती। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम हेल्प कर रहे हो या मुझे ही निपटाने के फिराक में हो, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं दिख रहे मुझे, निकलो बाहर, जल्दी से दफा हो यहाँ से। वो उसे धकेलते हुए किचन के बाहर निकाल आई। शिवम बाहर आकर किचन को घूरते हुए बोला, मैं तो मदद ही कर रहा था, पर इसे मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए तो ठीक है ना, मैं भी अब कोई हेल्प नहीं करूंगा इसकी। शिखा अंदर आकर बोली, तो घूम लिया पूरा घर ससुर जी। शिखर तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें खाना बनाने आता नहीं है तो कैसे बनाओगी, सोचा है कुछ? शिखा उन्हें देखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सोचा है, जो मेरी हेल्प करेगा वो मेरे सामने ही खड़े हैं, आप बताते जाओ मैं बनाते जाती हूँ। आपको कैसे पता कि बॉस को खाना बनाना आता है? ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैं तो उंगलियां चाटता रह जाता था, पेट भर जाता था मेरा, पर मन नहीं भरता था, दिल चाहता था कि बस खाता रहूं। राजेश अपने में ही खोया उन दिनों को याद कर शिव की तारीफ कर रहा था। शिव उसे घूरते हुए बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये टाइम तो तुम्हारा अपने बेटे के पास होने का है। राजेश ने उनकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा,
बॉस, छोटे बॉस आपके ही कार्बन कॉपी है। जैसे आपने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया था, वैसे ही आपका बेटा भी मेरे गधे बेटे को जीने नहीं देते हैं। शिखा उनकी बात सुन हंसने लगी। दोनों ने उसे देखा तब राजेश को याद आया कि फ्लो में उसने अपनी सच्ची भावनाएं अपने खड़ूस बॉस के सामने बोल दी है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। शिखा हंसते हुए बोली, आप रोहन के पापा हो क्या? राजेश ने उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर कहा, हाँ मैं ही उसका पापा हूँ। क्यों, उसके भी ज्यादा हैंडसम हूं ना मैं बहुरानी? उन्होंने अपनी तारीफ करते हुए कहा। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आप भी बहुत हैंडसम हो, पर मेरे ससुर जी से थोड़ा कम। ये तो घोस्ट बनने के बाद भी इतने झकास दिखते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। इनकी जवानी में तो बहुत सी लड़कियां नहीं बल्कि अब भी ऊपर कई लड़कियां फ्लैट हो गई होगी न इन पर। राजेश उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बोला, हाँ पता है बहुरानी आपको, एक बार तो एक 21 साल की लड़की इनके पीछे पड़ गई थी। वो तो इनसे शादी करना चाहती थी। उस समय ये 39 के थे, पर तब भी ये सिर्फ सिस्टर के प्यार में पागल थे। शिखा सिस्टर सुनकर बोली, सिस्टर कौन? कहीं इनकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? राजेश जल्दी से बोले, हाँ इनकी गर्लफ्रेंड जो अब आपकी सासू माँ है रिद्धिमा, वो मुझे भैया बोलती थी इसलिए मैं उसे सिस्टर बोलने लगा, और पता है इसी वजह से मैं अभी तक इनके साथ टिक पाया हूँ, वरना ये राक्षस मुझे कब का निकाल देता। या वो अपने सुर में ही बोले जा रहे थे कि शिखा ने उनके पीछे खड़े शिव की तरफ इशारा कर उन्हें देखने को कहा। राजेश को जैसे ही याद आया कि शिव पीछे ही खड़ा है, वो रोनी सूरत बनाकर बोले, गई भैंस पानी में। शिखा उनकी बात सुनकर उनसे धीरे से बोली, अब आप क्या करोगे, कैसे बचोगे इनसे? राजेश कुछ सोचकर नकली हंसी हंसते हुए बोला, अरे बहुरानी मुझे याद आया, मेरा गधा बेटा आ गया है, मैं अभी देख कर आता हूँ कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अपनी बात बोल वो तुरंत वहां से छू मंतर हो गए। उनके जाने के बाद शिखा शिव से बोली, ससुर जी अब आप टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट मुझे बताते जाओ, मैं बनाते जाती हूँ। या फिर एक काम करो, अपने जादू का यूज करो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं न, चुटकी बजाते ही सब रेडी हो जाता है, वैसे ही आप भी चुटकी बजाकर सब रेडी कर दो। शिव मुस्कुराते हुए बोले, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बताता हूँ, तुम करती जाओ, पर पहले ये बताओ तुम्हें किसने बताया कि मुझे खाना बनाने आता है? शिखा को भी काटते हुए बोली, अरे ससुर जी आपने आज अपने साथ किसी को नहीं लाया न मेरी हेल्प करने के लिए, इसलिए मुझे पता चल गया कि पक्का आपको खाना बनाने आता होगा, वरना आप किसी को लेकर आते, अकेले नहीं आते। इसे कॉमन सेंस कहते हैं ससुर जी। वैसे आपको पता है मेरे हेड सर भी बहुत अच्छा खाना बनाया करते हैं। शिव उसकी बात सुन मन में बोला, हाँ मुझे पता है, उसने ही तो मुझे खाना बनाना सिखाया था। शिखा एक आलू उन्हें दिखाते हुए बोली, ससुर जी इसकी बलि कैसे दूं? शिव उसकी आवाज सुन अपने सोच से बाहर आए। वो मुस्कुराते हुए बोले, रुको तुम। उन्होंने अपनी आंखों से उन सारी सब्जियों को देखा तो सारी सब्जियां बारीके से कट गई। शिखा कटी हुई सब्जियों को देख खुश होते हुए बोली, वाह ससुर जी, अब आपको तो चुटकी बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो बस अपनी काली डरावनी आंखों से ही देखकर सारा काम कर लेते हो। अब जल्दी से खाना भी बना दो, मुझे भूख लगी है। शिव बोले, तुम्हारा हाथ न कट जाए इसलिए मैंने सब्जियां काट दी, अब देर मत करो, मैं जैसा बोलते जाता हूँ करते जाओ। शिखा उनकी बात सुन मुंह बनाकर बेमन से काम में लग गई। शिव उसका बच्चों की तरह गुस्से से फूला चेहरा देख मुस्कुरा दिए और उसे गाइडलाइन देने लगे। शिवम स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके पास रखे सिंगल सोफे पर रोहन भी बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वही उसके ठीक पीछे राजेश उसके ऊपर झुका लैपटॉप को घूर रहा था। उन्होंने दोनों को एक नज़र देखकर कहा, बिल्कुल हमारी ही कार्बन कॉपी है दोनों। छोटे बॉस की तरह ही तेजी से काम करते हैं, पर ये मेरा बेटा थोड़ा कम अक्लमंद है मुझसे। वो रोहन के चेहरे को देखकर बोले, बताओ जवानी के दिनों में लड़कियों के साथ घूमना फिरना छोड़ लैपटॉप में अपनी आंखें फोड़ रहा है। अबे गधे, तेरे बॉस ने शादी कर ली है, अब तू भी मेरे मरने से पहले। नहीं नहीं, मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ। मेरे जाने से पहले मुझे मेरी बहू और पोते पोती का चेहरा दिखा दे, वो रोहन को कोसते हुए बोले। शिवम भले लैपटॉप में लगा हो पर उसका ध्यान शिखा पर ही था, उसे उसकी फिक्र हो रही थी। कुछ सोचते हुए उसने रोहन से कहा, तुम्हें खाना बनाने आता है? रोहन, जिसके चेहरे पर 12 बजे थे, वो बिना ध्यान दिए बोला, नहीं आता है, पर लगता है अब सीखना पड़ेगा। अवध के हाथ का खाना खा खा कर पक गया हूँ मैं, अब स्वाद ही भूल गया हूँ खाने का मैं तो। शिवम उसकी बात सुन उसे घूरते हुए बोला, तुम और अवध एक साथ रहते हो, तुम दोनों का घर अलग अलग है ना? रोहन टाइप करते हुए बोला, है नहीं था। आपके कम पेमेंट में क्या होता है, हमने मिलकर उसके घर को किराए पर लगा दिया है। और बोलते बोलते उसे ध्यान आया कि वो शिवम से किस तरह से बात कर रहा है। वो जल्दी से बात संभालते हुए बोला, सॉरी सर, मेरा मतलब मैं वो नहीं, मुझे खाना बनाने नहीं आता। राजेश उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, बेटा तू भी अपने बाप की तरह अपने बॉस से डरता है, पर डर ये डर जरूरी है बेटा, तुझ जैसे गधे के लिए तो बहुत जरूरी है। शिवम ने उसे कुछ नहीं कहा, तभी मीरा अंदर आकर बोली,
भाई भाभी ने खाना बना लिया है, माँ आपको बुला रही है। शिवम ने कहा, ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। उसने रोहन को काम बताया और कुछ सोचते हुए नीचे जाने लगा। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी नज़र शिखा पर पड़ी जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। वो उसे देखते हुए चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया। जब बड़ी माँ हॉल में आई तो उन्हें खाने की खुशबू आई, जिसे सूंघते ही उनके पैर अपनी जगह पर रुक गए। रिद्धिमा जी का भी यही हाल था। खाने की खुशबू जब उन्हें भी आई तो उनके भी कदम अपनी जगह पर रुक गए। मीरा उन्हें एक जगह खड़ा देखकर बोली, माँ और छोटी माँ आप दोनों वहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी से आइए न, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन दोनों ने एक दूसरे को देखा। रिद्धिमा जी ने बड़ी को देखते ही अपनी नजरें झुका ली। दोनों आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। शिखा एक संस्कारी बहू की तरह उन्हें खाना परोसने लगी। हालांकि शिव ने उसे ऐसा करने को कहा था जिसे शिखा बेमन से कर रही थी। सबकी थाली में खाना परोसने के बाद शिखा टेबल के एक साइड में खड़ी हो गई। उसे इस वक्त बिल्कुल 19 की बहुओं वाली फीलिंग आ रही थी, जो सुबह से उठकर सारा काम करती थी पर खुद का ही बनाया खाना सबसे लास्ट में खाती थी। शिव ने सबकी पसंद ध्यान में रखते हुए खाना बनवाया था, स्पेशली खीर, क्योंकि घर के हर एक सदस्य को खीर बहुत पसंद थी। बड़ी माँ ने जैसे ही पूरी और पनीर की सब्जी खाई, खाना उनके गले में ही रह गया। रिद्धिमा ने जब खाया तो उसकी आंखें नम हो गई। वो मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। शिव साइड में खड़ा एकटक उन्हें खाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी। बड़ी ने एक पूरी खाकर खीर खाई तो खुद को रोक नहीं पाई। वो शिखा से बोली, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? शिखा ललचाई नजरों से टेबल पर रखे सारे खाने को अपने ख्वाबों में ही खाए जा रही थी। उनकी बात सुन वो धीरे से बोली, अबे यार, जो मिला है वो खाओ ना और जाओ जल्दी अपने कमरे में, कहीं मैं इन पर टूट ना पड़ूं। यूट्यूब से सीखा मैंने, अच्छा है न? ख्यालों से बाहर आकर वो बिना किसी भाव से बड़ी माँ से बोली। बड़ी माँ सिर हिलाते हुए बोली, हाँ अच्छा है, आप सब खाओ, मेरा हो गया। वो उठने को हुई कि वहाँ रोहन आकर शिवम को फोन देकर खड़ा हो गया। शिवम ने कॉल की दूसरे तरफ की बात सुनी और बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। शिखा रोहन को देखकर बोली, रोहन तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। उसकी बात सुन रोहन उसे बेयकीनी से देखने लगा। वो इतने सालों से इस घर में आ रहा था पर कभी किसी ने उसे खाने को आज तक नहीं पूछा था। शिवम शिखा को देख मन में बोला, इससे कितने अच्छे से बात करती है, पर मुझसे कर ले तो जैसे भूकंप आ जाए इस दुनिया में। बड़ी माँ और रिद्धिमा भी उसे देख रोहन को देखने लगी। रिद्धिमा का मन उससे कहने को कर रहा था कि बैठकर हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, पर शायद ये हक अब उनके पास नहीं है। ये सोचकर वो चुप रही। रोहन अपनी जगह इस कसमाकस से उलझा था कि वो बैठे कि नहीं। बड़ी माँ उसे खड़ा देख बोली, रोहन बैठ जाओ, आज बहू की पहली रसोई थी, तुम भी खा लो, हमें और भी काम है, हम चलते हैं। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। रिद्धिमा भी खड़ी होकर उसे एक स्माइल पास कर अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही मीरा रोहन से बोली, रोहन भैया बैठो भी अब, भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। फिर वो शिवम से बोली, भाई आप भी खाओ, अब कब तक भाभी को देखते रहोगे? शिवम उसकी बात सुन खाने लगा, वरना अब तक तो वो सिर्फ शिखा को ही देखे जा रहा था। रोहन मुस्कुराते हुए एक चेयर पर बैठ गया। शिखा ने उसकी थाली में भी खाना परोसा दिया। शिव के बगल में राजेश खड़ा होकर हल्के नम आंखों से कर बोला, बॉस बहू रानी बिल्कुल सिस्टर जैसी है न? शिव ने उसकी बात सुन सबको देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शिवम ने जैसे ही खाने की एक बाइट खाया उसका दिमाग पूरी तरह सून हो गया। उसने शिखा को देखते हुए मन में बोला, बिल्कुल वही टेस्ट है, पर कैसे? वो खड़ा होकर जाने को हुआ कि शिखा उसका हाथ पकड़कर बोली, कहाँ जा रहे हो, इतनी मुश्किल से मैंने बनाया है, चुपचाप पूरा खा कर जाओ, उसने उसे धमकाते हुए कहा। मीरा और रोहन का ध्यान उन पर नहीं था, वो दोनों अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। शिवम ने एक नज़र उसे देखा, फिर वापस से चेयर पर बैठकर खाने लगा। शिखा उसकी बगल वाली चेयर पर बैठकर उसे खाते हुए देखने लगी। शिवम ने उसे देखा जो मुंह खोले खाने को देख रही थी। उसने कहा, तुम भी खा लो, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। उसका कहना था कि शिखा ने जल्दी से एक प्लेट में अपने लिए खाना निकाला और उस पर टूट पड़ी। उसे इस तरह खाते देख शिवम के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। शिखा खाते हुए शिवम से धीरे से बोली, तुम्हें पता है मैंने टीवी में देखा है पहली रसोई में बहुओं को गिफ्ट दिए जाते हैं, पर यहाँ तो किसी ने मेरी तारीफ भी नहीं की, मतलब हद है नहीं सब। उसने बोलते हुए शिवम को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वो नकली हंसी हंसते हुए बोली, यही तुम ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने तो तारीफ भी नहीं की, मैंने इतना सारा खाना अकेले बनाया, अब तुम भी सीख लो, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं बनाने वाली हूँ। उसने बात बदलते हुए कहा और फिर से अपना खाना खाने लगी। शिवम ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे चुप देख शिखा उसे खीर की कटोरी देते हुए बोली, इसे खाओ, कसम से क्या झक्कास बनाया है मैंने, दिल खुश हो जाएगा खाकर। शिवम उसे मना करते हुए बोला, मैं खीर नहीं खाता।
शिखा उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, क्यों जवानी में डायबिटीज हो गया है तुम्हें जो तुम खीर नहीं खा सकते? एक बार खाकर तो देखो यार। उसने अपने हाथों से एक चम्मच खीर उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। शिवम उसे मना करता रह गया पर शिखा कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। शिवम अपने मुंह में भरे खीर को खाया तो उसके आंखों के सामने कुछ यादें घूम गई। उसने जैसे ही उसे गले से उतार कर कुछ कहने को हुआ कि शिखा इस बार 2 चम्मच खीर फिर से उसके मुंह में भर दिया। न जाने क्यों वो उसे रेसिस्ट नहीं कर पाया और शांत होकर उसके हाथों से खीर खाने लगा। वही मीरा उसे चुपचाप खीर खाता देखकर बोली, वाह भाभी आप तो जीनियस हो, आपको नहीं पता पर भाई कभी खीर नहीं खाया करते हैं, इन्हें किसी का भी बनाया खीर पसंद ही नहीं आता है। रोहन खाते हुए बोला, किसी और में और मैडम में फर्क है क्यों, है न सर? रोहन ने कहा तो शिवम ने उसे घूर कर देखा। रोहन चुप हो फिर से अपना खाना खाने लगा। बेचारे को कितने दिनों के बाद तो ढंग का खाना मिल रहा था, वो गलती कर इस खाने को खोना नहीं चाहता था। शिखा उसकी बात सुन होले से मुस्कुरा दी। उसने शिवम के हाथों में चम्मच पकड़ा कर बोली, पूरा खत्म करके ही उठना वरना। उसने अपनी आंखों से उसे फिर से धमकी दी और अपना खाना खाने लगी। शिवम भी खीर खाने लगा। देखते ही देखते उसने 4 कटोरी खीर खा ली। शिव खरा उसे खाते देख मुस्कुराते हुए राजेश के साथ गायब हो गए। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। शिखा भी अपने कमरे में जाने को हुई कि रिद्धिमा ने उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। बड़ी माँ अपने कमरे में एक बड़े सी तस्वीर के सामने खड़ी थी। जहां भी हो आप दोनों लौटकर मत आना, जरूरत नहीं है अब किसी को तुम दोनों की। उनके पीछे ही शिव खड़े उन्हें बिना किसी भाव के देख रहे थे। उनके पास राजेश आकर बोला, बॉस वो आ रहा है। राजेश की बात सुनते ही शिव की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी काली आंखें पूरी तरह लाल हो गई। राजेश उन्हें शांत कराते हुए बोला, बॉस हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुन शिव ने एक नज़र बड़ी माँ को देखा, फिर वहां से राजेश के साथ गायब हो गए। दूसरी तरफ उत्तराखंड में हेड सर सिर टिकाए चेयर पर बैठे थे। उनके सामने आरुष बैठा था। वो उनकी बंद आंखें देख उन्हें झेलते हुए बोला, क्या हुआ अंकल, किसकी यादों में खोए हो? हेड सर उसकी बात सुन आंखें खोल उसे घूरने लगे। आरुष मन में बोला, अबे आरुष क्या कर रहा है तू, अभी तो शिखू भी नहीं है इनसे बचाने को, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर वरना ये तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। वो बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब अंकल वो। हेड सर बोले, घर जाओ तुम, हमें कोई इंप्रूवमेंट दिखेगी तो मैं कॉल कर दूंगा तुम्हें। आरुष सिर हिलाते हुए जाने लगा पर डोर खोलकर वो पीछे मुड़कर बोला, वैसे अंकल उस चैनल पर नई उस टाइप वाली वीडियो आ गई है आप देख। हेड सर ने टेबल पर रखा एक फाइल उठाकर उसे मारा तो वो जल्दी से नोट 211 हो गया। वहीं एक तरफ अयान खड़ा था। वो हेड सर को देखते हुए बोला, इनके और शिखा के घोस्ट ससुर जी के बीच कुछ तो कनेक्शन जरूर है। शिखा से बात करता हूँ इस बारे में। वो भी दरवाजा पार कर चला गया। हेड सर ने फिर से आंखें बंद कर ली। शिवम स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। वो काम में इस कदर खोया था कि उसे खबर ही नहीं हुई कि सुबह से कब दोपहर हो गई। रोहन कुछ फाइल लेने अपने घर गया था। वो अंदर आकर अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला, सर नीचे बहुत सारी लेडीज आई हुई है। दरअसल उसे जानने की खलबली मची थी कि नीचे हो क्या रहा है, इसलिए उसने बात घुमाकर कुछ इस तरह कहा था। शिवम उसकी बात सुन अपना लैपटॉप बंद कर बिना उसे कुछ जवाब दिए बाहर निकल गया। रोहन उसे जाता देख मुंह बनाकर उसके पीछे धीमे कदमों से चला गया। शिवम ने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रख नीचे देखने लगा। पूरे हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बहुत सारी औरतों के बीच शिखा एक लाइट रेड साड़ी पहने सिंगल सोफे पर बैठी थी। उसने लंबा घूंघट डाला था। उसकी बैक शिवम की तरफ थी जिससे वो उसे देख नहीं पा रहा था। सारी औरतें आपस में हंसी मजाक करते हुए एक एक करके आती और शिखा का घूंघट उठाकर उसे देख उसके हाथों में गिफ्ट या पैसों से भरे लिफाफे पकड़ा कर जाती। सब शिखा की बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि शिखा थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता था। शिखा को शोपीस वाली फीलिंग आ रही थी, जो आता उसे देखता और चला जाता, पर वो खुश थी क्योंकि उसे बहुत सारे गिफ्ट जो मिल रहे थे। वो घूंघट के अंदर से सारे गिफ्ट को देखते हुए मन में बोली, अरे यार और किसी को भी मेरी शक्ल देखनी है तो आ जाओ। माय गॉड, इतने सारे गिफ्ट देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है, दिल चाह रहा झूम झूम कर नाचूं। उसकी बात ऊपर वाले ने सुन भी ली। उन औरतों में से एक औरत बोली, मानना पड़ेगा शिवम ने बहू तो बहुत सुंदर लाई है। दूसरी औरत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ खूबसूरत तो बहुत है बहू, पर सिर्फ खूबसूरत होना तो काफी नहीं है ना। शिवम ऊपर से उनकी बातें सुन रहा था। सबकी बातें सुन उसे खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, पर जब उसने उन औरतों की बात सुनी तो उसे उन लोगों पर गुस्सा आने लगा।
रोहन जो पीछे खड़ा अपने सिर को उठाकर नीचे झांक रहा था वो बोला, हाँ ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है मरती भी बहुत अच्छा है, चाहो तो एक एक थप्पड़ खाकर देख लीजिए, जिंदगी भर याद न रहे तो बोलना। शिवम ने उसे देखा तो वो अपनी बतीसी दिखाकर सीधा खड़ा हो गया। वो औरतें आपस में कुछ बात कर शिखा से बोली, बेटा आप गाना या फिर थोड़ा डांस करके दिखा सकती हो। उनकी बात सुन शिखा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपनी आवाज में शहद घोलकर कहा, जी मैं डांस कर सकती हूँ। उसकी बात पर बड़ी माँ ने कहा, ठीक है फिर करके दिखाओ, हमें भी तुम्हारा डांस देखना है। शिखा सोफे से उठकर एक सर्वेंट को कुछ बोल सबके बीच में खड़ी हो गई। म्यूजिक जैसे ही स्टार्ट हुई उसने अपने घूंघट को झटके से हटाया और अपने कमर में साड़ी के पल्लू के कोने को खोसकर गाने पर ठुमके लगाने लगी। शिवम तो बस उसे देखता ही रह गया। आज वो उसे पहली बार फुल मेकअप, सोने के बड़े झुमके, सोने का हार, बिंदी, रेड डार्क लिपस्टिक में देख रहा था। आज वो पूरी तरह कहर ढा रही थी। हाय चकाचक है तू, हाय चकाचक हूँ मैं, हाय चकाचक है तू, हाय चकाचक हूँ मैं। शिखा की नजरें अनायास ही उस पर चली गई। वो उसे शरारती मुस्कान लिए उसे झेलते हुए गाते हुए डांस करने लगी। तपती दोपहरी सी, लड़की गिलहरी सी, मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को, फूलों वाली डाली भी हूँ, चुम्मा भी हूँ गाली भी हूँ, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। उसने उस पर से नजरें हटाए और बाकी सबको देखते हुए डांस करने लगी। पलंग टूटता पहली रात, सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौबारे में बरसात, कौन वहां था किसके साथ, वहां मौजूद हर कोई अपना मुंह खोले उसे देखता रह गया। हाय चकाचक है तू, हाय चकाचक हूँ मैं, हाय चकाचक है तू, हाय चकाचक हूँ मैं। शिखा ने बड़ी माँ को देखा जो उसे गुस्से से देख रही थी। कुछ सोचते हुए वो शिवम को फिर से देखते हुए उसकी तरफ इशारे करते हुए गाई, मुझे तुम्हारे नखरे विखरे प्यारे हैं, तुझे है भाई लटके झटके, मेरे जी मरी हूँ मैं, अब तेरे इश्क बुखार में, रख लेना रख लेना रख लेना रख लेना रख ले दिल प्यार में। हाय चकाचक है तू, हाय चकाचक हूँ मैं, मेरे वाला तू, तेरे वाली मैं, जंगली सी चेहरी सी कोर्ट कचहरी सी, मेरे जैसी चाहिए तेरे जैसे को। शिव भी खड़ा उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। वहीं राजेश वो तो पागलों की तरह उनके पीछे अपने हाथ पैर ऊपर कर झूम रहे थे। छुई मुई छुरी भी हूँ, अच्छी भी हूँ बुरी भी हूँ, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। रिद्धिमा हल्की स्माइल लिए उसे देख रही थी। उसके बगल में ही मीरा खड़ी थी। उसे भी डांस करने का बहुत मन हो रहा था पर बड़ी माँ के डर से वो वहां न डांस कर किचन में जाकर डांस करने लगी। पटना की चाट हो 16 स्वाद, माटी में मेरे प्यार की खाद, आस पड़ोस भी रखे याद, आतिशबाजी शाम के बाद। शिवम की नजरें शिखा के कमर पर जाकर ठहर गई थी। वो बस उसे ही एकटक देख रहा था। हाय चकाचक है तू, हाय चकाचक हूँ मैं, हाय चकाचक है तू, हाय चकाचक हूँ मैं। मेन गेट से कोई आदमी अंदर आया जिसे देखते ही शिवम का दिमाग गर्म होने लगा तो वही शिव के आंखों में गुस्सा उतर आता हूँ। तपती दोपहरी सी, लड़की गिलहरी सी, मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को, फूलों वाली डाली भी हूँ, चुम्मा भी हूँ गाली भी हूँ, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। शिखा की पीठ मेन गेट के तरफ थी इसलिए वो उसे देख नहीं पा रही थी पर वो आदमी शिखा को वही खड़े होकर एकटक घूर रहा था। पलंग टूटता पहली रात, सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौबारे में बरसात, कौन वहां था किसके साथ। अयान भी अब तक वहां आ चुका था। उसने शिखा को डांस करते देखा। वो मुस्कुराते हुए शिव के पास जाने को हुआ कि उसकी नजरें किचन में हो रहे डांस पर थम गई। हाय चकाचक है तू, हाय चकाचक हूँ मैं, मेरे वाला तू, तेरे वाली मैं। गाना के रुकते ही शिखा अपने दोनों हाथ ऊपर कर रुक गई। उसने सबको देखा, खासकर दो मोटी औरतों को जो उसका डांस देख लगभग बेहोश ही होने वाली थी। शिखा सबके हैरान परेशान चेहरे देख अपने दोनों हाथ नीचे कर सीधी खड़ी हो गई। सारी औरतें आपस में बातें करने लगी। उनमें एक औरत ने कहा, दुर्गा बहू तो बहुत अच्छा डांस करती है, मानना पड़ेगा शिवम को, क्या लड़की पसंद की है उसने। दुर्गा यानी बड़ी माँ उनकी बात सुन मुस्कुरा दी। सारी औरतें धीरे धीरे कर वहां से चली गई। सबके जाने के बाद दुर्गा ने अपने कदम शिखा की तरफ बढ़ा दिए। उन्हें अपने पास आता देख शिखा सिर नीचे कर अपने मन में बोली, अबे यार कहीं ये दुर्गा माँ काली माँ का रूप न ले ले। शिवम भी तब तक नीचे आ गया। बाहर के माहौल को गर्म होता देख अयान भी किचन से अपनी नजरें हटाकर शिव के पास चला गया। कोई कुछ बोलता उससे पहले दुर्गा उस आदमी के पास जाकर उसे गले से लगा लिया।
रिद्धिमा ने जैसे ही उस आदमी को देखा उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उस आदमी की नजरें दुर्गा को गले लगाए भी शिखा पर ही टिकी थी। दुर्गा उससे दूर होकर बोली, कितने दिन बाद आए तुम प्रकाश? वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ था नहीं दीदी, पर मुझे जैसे ही पता चला मेरे भांजे ने शादी कर ली है तो देखो मैं वैसे ही अपनी बहू से मिलने चला आया। उसने शिखा और शिवम को देखते हुए कहा। शिवम ने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी तो वही शिव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। राजेश का मन तो उसे खूब पीटने को कर रहा था, अगर उसका बस चलता तो वो उसे वही सुता सुता कर धुन देता। शिखा ने भी पलटकर प्रकाश को देखा। दुर्गा उसे शिखा के पास ले जाकर बोली, ये शिखा है शिवम की पत्नी, और बहू ये मेरा भाई है, पैर छुओ इसके। प्रकाश के चेहरे पर गंदी मुस्कान थी जिसे शिखा समझ रही थी। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, मैं इनके पैर नहीं छू सकती। राजेश उसकी बात सुन बोला, हाँ बहू रानी मत छूना इसके पैर, पर पैर तोड़ जरूर देना। अयान इसके बगल में खड़ा होकर बोला, लगता है ये आपको और आपके बॉस को पसंद नहीं है। राजेश ने उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। दुर्गा उसकी बात सुन थोड़ा गुस्से से बोली, क्यों नहीं छू सकती इसके पैर, तुम इसका अपमान कर रही हो। शिवम बिगड़ते हालात को देख कुछ बोलने को आगे आया कि शिखा की बात सुन रुक गया। शिखा बोली, ये आपके भाई है तो ये मेरे पति के मामा हुए, और अगर ये मेरे पति के मामा है तो मेरे भी मामा लगे, और मेरी माँ ने एक बार बताया था मामा के पैर नहीं छूते बल्कि मामा हमारे पैर छुआ करते हैं। उसकी बात सुन शिव के चेहरे पर हल्की कातिलाना स्माइल आ गई। शिवम भी उसे न दिखने वाली स्माइल लिए देखने लगा। दुर्गा इधर उधर देखते हुए बोली, हाँ ऐसा होता तो है, मैं भूल गई थी। शिखा बोली, कोई बात नहीं, अब याद आ गया ना आपको तो मामा जी। इसके आगे उसने अपनी बात अधूरी छोड़ थी। प्रकाश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी उसकी बातें सुनकर। आखिर इतना घमंडी इंसान किसी मामूली लड़की के पैर पड़े, ये तो उसकी झूठी शान के खिलाफ थी। दुर्गा प्रकाश को देखने लगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो इस पर क्या बोले। प्रकाश कुछ सोचकर बोला, दीदी बहू ठीक तो बोल रही है, अब जो रिश्ता है उसे निभाना तो पड़ेगा ही, मैं इसके पैर छूता हूँ। वो शिखा के पैर छूने को झुके कि शिखा पीछे होकर बोली, नहीं मामा जी रहने दीजिए, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, अपनों से बड़ों से पैर छुहाना अच्छा नहीं लगता मुझे, और वैसे भी इस उम्र में अगर आप झुके और एक भी हड्डी टूट फूट गई तो। उसने उसका मजाक बनाते हुए कहा। प्रकाश लगभग उसके पैर छूने ही वाला था, उसने झुके हुए ही अपने हाथ को कसकर मुट्ठी बना ली। वही दुर्गा गुस्से से उसे देखने लगी। शिखा को पता था कि दुर्गा उसे गुस्से से घूर रही है, पर उसे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। दुर्गा प्रकाश को लेकर अपने कमरे में चली गई। रिद्धिमा भी अपने कमरे में चली गई। शिव और राजेश शिखा को एक नज़र देख वहां से गायब हो गए। अयान कुछ सोचकर किचन में चला गया। रोहन तो ऊपर से सब देख रहा था, उसे अपना काम भी पूरा करना था, इसलिए वो स्टडी रूम में चला गया। अब सिर्फ हॉल में दोनों मियाँ बीवी ही बचे थे। शिवम उसे देख ऊपर जाने को हुआ कि शिखा उसे रोकते हुए बोली, मुझे भी ले चलो। शिवम उसकी बात सुन पीछे पलटकर उसे देखने लगा। शिखा उसके पास जाकर बोली, ऐसे देखो मत, मुझे भी लेकर चलो, पैर दर्द करने लगे हैं मेरे। शिवम अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, मैं उठाकर लेकर चलूं तुम्हें। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम ने बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठा लिया। शिखा ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए। शिवम सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, आज इतनी भारी क्यों लग रही हो तुम? शिखा पैर हिलाते हुए बोली, मैं भारी नहीं हूं, ये साड़ी भारी है, कसम से एक बार मुझे मिल जाए इसे बनाने वाला तो मैं उसे ही पहना कर पूछूं कि बताओ कैसा लग रहा है, अब कितना मुश्किल है इसे संभालना। शिवम को उसकी बात सुनकर हंसी आने लगी। उसने उसे कमरे में लाकर ठीक से खड़ा किया, फिर स्टडी रूम में आ गया। शिखा भी चेंज करने चली गई। अयान किचन में आया तो उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने खुद से कहा, कौन थी वो लड़की, चेहरा भी नहीं देख पाया मैं उसका। उसे उस लड़की का उछल उछल कर डांस करना और उसके कान के पास एक तिल का होना याद आया। उस लड़की को याद करते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रात का वक्त, शिखा टी शर्ट ओलोआ पहने बेड पर सारे गिफ्ट खोलकर देख रही थी। शिवम जब से अंदर आया था उसे यही करते देख रहा था। वो अपना लैपटॉप टेबल पर रख सोफे से बेड पर आकर बोला, कल देख लेना इसे, अब सो जाओ। शिखा उसकी बात पर उसे देख ड्रॉ से एक डब्बा निकाल कर उसे दिखाते हुए बोली, ये देखो तुम्हारी माँ ने दिए हैं मुझे, अच्छे हैं ना? शिवम ने उसके हाथ में पकड़े कंगन देखे तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने उससे कंगन छीन उसे डब्बे में डालते हुए बोला, किससे पूछकर तुमने उस औरत से ये लिए? जाओ और जाकर अभी इसे लौटा कर आओ। शिखा ने पहले कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। वो उसके हाथ से डब्बे को लेकर आराम से बोली, वो औरत तुम्हारी माँ है और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो खुद जाकर लौटा आओ, मैं जाने से पहले लौटा दूंगी पर अभी बिल्कुल नहीं लौटाने वाली हूँ।
शिवम ने उसे गुस्से से देखा और सारे गिफ्ट जोर जोर से बेड से नीचे रखने लगा। शिखा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? अगर एक भी सामान टूट गया ना तो देख लेना, उसने धमकाते हुए कहा। शिवम उसका हाथ झटककर फिर से गिफ्ट्स को नीचे रखते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए दूसरे गिफ्ट ला दूंगा। शिखा ने उसके हाथ से गिफ्ट के पैकेट को छीनकर नीचे रखा और उसे बैग पर धक्का देकर बोली, चूतिया दिखती हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हारी बातों में आ जाओ। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। और ये सारे गिफ्ट मेरी मेहनत के हैं। सुबह मैंने उतना सारा खाना बनाया और 3 घंटे तक मूर्ति बने सोफे पर बैठी रही और तो और सबसे मुस्कुराते हुए भी बातें करनी पड़ी। गाल दर्द करने लगे थे मेरे, इसलिए दूर रहो मेरे गिफ्ट से। अगर ये टूटे ना तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। शिवम उसे अजीब तरह से देखते हुए बोला, ये तुम कौन सा वर्ड यूज किया अभी? बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है, दिमाग खराब करके रखा है तुमने, शिखा ने गुस्से से उबलते हुए कहा। वो जाकर बेड के दूसरे तरफ बेड पर बैठ गई। उसने शिवम के नीचे दबे तकिए को खींचते हुए कहा, और ये तकिया मुझे दो, वरना पता नहीं मैं क्या करूंगी। बहुत काम किया है मैंने, अब और ताकत नहीं है मेरे पास। उसने जोर से तकिए को छीना, एक तकिए को सिर के नीचे रख और दूसरे तकिए को पकड़कर दूसरे तरफ मुंह करके लेट गई। शिवम समझने की कोशिश करने लगा कि इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी भला। वो पीछे से उसे देखते हुए कुछ बोलने को हुआ कि शिखा को बालकनी में लगे पर्दे के पीछे कोई दिखा। वो उठकर पैर पटकते हुए बालकनी में चली गई। शिवम की बात उसके मुंह में ही रह गई। शिखा बालकनी में चली आई तो उसे वहां अयान मिला। उसे देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अयान भी उसे देख खुश था। शिखा ने उसे रुकने का इशारा किया और कमरे में चली आई। शिवम, जो अचानक से उसके बालकनी में चले जाने की वजह से अपनी सोच में गुम, उसे देखने के लिए जस्ट बेड से उठने ही वाला था कि शिखा को आते देख वो झट से बेड पर वापस आंखें बंद कर लेट गया। शिखा आई और टेबल पर रखा अपना मोबाइल लेने लगी। शिवम अपना एक आंख खोल उसे देखा, फिर दोनों आंखें खोलकर बोला, किससे बात करने जा रही हो? मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद से क्या? शिखा ने उसे एक नज़र देखा पर उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर वो फिर से बालकनी में चली गई। अब तो शिवम पूरी तरह उससे चिढ़ गया। वो गुस्से में बेड से उठकर दनदनाते हुए बालकनी में जाने को हुआ कि शिखा अंदर आकर बोली, मेरी बातें सुनने की कोशिश भी मत करना, समझे बेवकूफ इंसान। शिवम के पैर उसे देखकर ही अपने जगह पर ही जड़ गए थे। वो इधर उधर देखते हुए बोला, मैं तो स्टडी रूम जा रहा था, मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। शिखा ने उसे घूरकर देखा तो वो रूम से बाहर निकल गया। शिखा सिर हिलाते हुए अयान के पास आ गई। अयान ने उनकी बातें सुन ली थी, इनफैक्ट उसी ने उसे बताया था कि शिवम बालकनी में आ रहा है। शिखा उससे बोली, इतने दिन बाद पता चला कौन थे वो लोग? अयान आसमान में चांद को देखते हुए बोला, ढूंढ रहा हूं पर। उद्धरण चिन्ह। शिखा फीकी मुस्कुराहट लिए बोली, तुम्हें मेरे किए की सजा मिल रही है। आई एम सॉरी पर अब तुम्हें वापस आना चाहिए, आरुष तुम्हें बहुत मिस करता है। उसकी बात सुन अयान उसे देखने लगा। शिखा चांद को देखते हुए बोली, एक गलती से सब कुछ कितना बदल गया है ना। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुमने उससे शादी क्यों की? कुछ खतरनाक सोच रही हो न तुम? अयान ने पूछा। पर शिखा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अयान उसे देख फिर बोला, मुझे तुम्हारे वो घोस्ट ससुर जी सही नहीं लगते। कुछ ऐसा है जो वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तुम्हारे हेड सर, उनके पास तुम्हारे पूरे ससुराल वालों की फोटोज है, वो भी कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। वो ठीक है भी नहीं, तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो। चलो वापस, छोड़ दो, सब भूल जाओ, अयान ने उसकी बात पर उसे समझाते हुए कहा। शिखा के चेहरे पर अब गुस्से के भाव आ गए थे। वो अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, उन सब की मौत मेरे हाथों से ही लिखी है। एक बार मैं उन सबको मार दूं फिर खुद ही वापस आ जाऊंगी। अगर इन सब में तुम्हारा पति भी शामिल हुआ तो तुम उसे भी मार दूंगी, शिखा ने बिना किसी भाव के कहा। अयान ने इससे आगे उसे कुछ नहीं कहा। दोनों चांद को देखने लगे। कुछ देर बाद अयान उसके रूम से निकल कर जाने लगा तो उसके कदम एक रूम के बाहर रुक गए। उस कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो कुछ सोचे समझे बिना दरवाजा पार कर उस रूम में एंटर कर गया। उसने जैसे ही अंदर के नज़ारे को देखा, उसकी आंखों में एक अलग एहसास और होठों पर कातिलाना स्माइल आ गई। वो रूम मीरा का था। मीरा अपने मोबाइल से गाना सुनते हुए मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने इस वक्त जीन्स और वाइट क्रॉप टॉप पहन रखा था, जिसमें से उसकी 0 साइज कमर साफ साफ दिख रही थी। अयान की नज़र उसके कान के पास उसके तिल पर गई। वो समझ गया कि जिसे उसने आज किचन में डांस करते देखा था वो मीरा ही थी। मीरा खुद को मिरर में देखकर बोली, क्या फ़ायदा मेरे इतने अच्छे दिखने का, कोई लड़का मुझे आंख उठाकर देखता ही नहीं, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? अयान पीछे खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। इस बात से अनजान मीरा मिरर में खुद को देखते हुए अपने कपड़े बदलने लगी।
अयान एकटक बिना पल के झपकाए अपने हाथ पॉकेट में डाले उसे देखने लगा। मीरा ने चेंज कर सारे कपड़े कबर्ड में रखे और आकर बेड पर सो गई। अयान सोफे पर बैठकर उसे देखते हुए कुछ सोचने लगा। शिवम स्टडी रूम में 10 चक्कर लगाकर वापस रूम में जाने लगा तो उसने रिद्धिमा की कमरे की लाइट ऑन देखी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर देखने लगा। रिद्धिमा एक बड़े तस्वीर के सामने खड़ी थी जिसमें शिव, वो और शिवम था। रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते पलटी तो उसे शिवम दिखा। शिवम ने उन्हें देखा और अपनी नजरें उन पर से फेर कर अपने रूम में आ गया। उसके चेहरा सख्त हो गया था। उसने पुरानी बातों को याद करते हुए शिखा को देखा जो तब तक सो चुकी थी। वो भी उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह शिवम उसके उठने से पहले जिम चला गया था। वो जिम से आकर सीधा वॉशरूम में गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो शिखा को बालकनी में टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए देखा। शिखा ने अपने मोबाइल में गाने लगा रखे थे जिसमें एक रोमांटिक गाना बज रहा था। शिवम की नजरें उसकी भींगी गुलाबी होठों पर ठहर गई। उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। शिखा खुद में ही व्यस्त थी कि शिवम ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसने उसके गिले बालों को उसके कान के पीछे कर उसके होठों को अपने गिरफ्त में लेकर उसे बेताशा किस करने लगा। लगे अबरसा मुझे तन तेरा। तभी उसके कानों में आवाज गई, आज मैं साड़ी बिल्कुल नहीं पहनने वाली। शिवम उससे दूर होकर बोला, ठीक है पहले मुझे किस करने दो फिर बोलना जो भी बोलना होगा। वो उसे फिर से किस करने लगा। शिखा ने जैसे ही उसकी बात सुनी उनसे गुस्से से अपनी टॉवल को जोर से उसके ऊपर फेंका। टॉवल सीधे उसके मुंह पर आकर लगा और उसकी बंद आंखें एकदम से खुल गई। जम के बरसा दे मुझ पर घटाएं, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जाम। उसने अपने सामने खड़ी शिखा को देखा जो उसे बुरी तरह से घूरते हुए मिरर के पास जा रही थी। शिवम को होश आया कि वो दिन में ही सपने देखने लगा था। शिखा ने अपना मोबाइल उठाया और गाने को बंद कर दिया। तभी शिवम उसे देखते हुए आगे गाया, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो ओहो। शिखा उसका गाना सुन हैरान हो गई। वो आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। वही शिवम शरारती मुस्कान लिए उसके पास जाने लगा। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.